नमस्कार दोस्तों, मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में एकम नंबर 12 अंधेर नगरी, इस चैप्टर का आज अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले इसके जो लेखक हैं उससे थोड़ी उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगला, उर्दू तथा अंग्रेजी सीखी। देशभक्ति, समाज सुधार उनकी रचनाओं के मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं। हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अथवा अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं मतलब जोखिम से भरा हुआ है। इस नगरी की झलक आपको आनंद देकर हास्य व्यंग्य से परिचित करवाएगी। लेखक अपनी रचनाओं से हंसते हंसते और व्यंग्य के तीखेपन से समाज को सचेत कर उन्नति की राह पर ले जाना चाहते हैं। देखते हैं पहला दृश्य। लेखक ने पहले ही हमें बता दिया है कि ये एक अगर किसी भी राज्य में या किसी भी देश में या फिर हमारे घर में भी कहीं पर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति शासन करने लगे जिसको शासन की समझ नहीं है या फिर जो अपनी बुद्धि के हिसाब से ही कार्य करता है, किसी और सही व्यक्ति की राय नहीं लेता, तो उसके कैसे दुखद परिणाम होते हैं वो इस नाटक में बताया गया है। पहला दृश्य। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत मतलब एक गुरु है और उसके दो शिष्य है। महंत कहता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। महंत और उसके दो चेले भिक्षा मांगने के लिए अपने गांव से शहर की ओर आ रहे हैं और वहां पर उन्होंने देखा तो महंत कहते कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिल गई, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। नारायण दास कहता है, गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद हो। देखो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा नगर है जहाँ पर दो शिष्य और एक उसके गुरु महंत भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। यहाँ पर पहला दृश्य खत्म होता है। दूसरा दृश्य। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। अब जो महंत जी का जो चेला है गोवर्धन दास, जो पश्चिम की ओर जा रहा है, वो यहाँ पर बाज़ार में दिखाई देता है। नारायण दास कहते हैं, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? तके सेर। बनिया कहता है तके सेर। गोवर्धन दास कहता है, और चावल? तके सेर। और चीनी? तके सेर। गोवर्धन दास कुछ दिन के पास आकर कहता है, क्यों भाजी क्या भाव है? क्या भाव है? कुछ दिन कहता है, बाबा जी टके सिर। अब यहाँ पर हर चीज़ टके सिर के भाव पर ही मिलती है। कोई भी चीज़ खरीदो, यहाँ पर भाजी खरीदो या खाजा खरीदो। आगे देखते हैं। गोवर्धन दास कहता है, सब भाजी टके सिर, मतलब हर चीज़ टके सिर। वाह, बड़ा आनंद है, यह सभी चीज़ें टके सिर। हलवाई के पास आकर, अब वो हलवाई की दुकान पे आता है। कहता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? हलवाई कहता है, सब टके सिर, कोई भी मिठाई खरीदो टके सिर। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सिर? हलवाई कहता है, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सिर, यह सब चीज़ें टके सिर ही मिलती है। गोवर्धन दास कहता है, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई कहता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, तके सिर भाजी, तके सिर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तुलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। दोनों
महंत जी के दोनों शिष्य शहर में से भिक्षा मांगकर बाज़ार में आते हैं और यहाँ पर भाव पूछते हैं। हम भी कहीं पर भी कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो चीज़ देखने के बाद सबसे पहले हम उसके भाव के बारे में पूछते हैं कि उसकी कीमत कितनी है। उसके बाद ही हम कितनी लेनी है या नहीं लेनी है उसके बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भाव से पता चल जाता है वो चीज़ महंगी है या सस्ती है। यहाँ पर दोनों शिष्यों ने जो मिठाई थी वो ले ली। गोवर्धन दास ने मिठाई ले ली और वो चलते बना। तीसरा दृश्य, जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास। अब गोवर्धन दास आता है जो मिठाई लेकर। महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। उसने 3.5 सेर मिठाई ली थी इसलिए गठरी भारी थी। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी महाराज 60 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है मतलब ले ली है। महंत कहता है, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास कहता है, अंधेर नगरी, चौपत राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। महंत कहता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा बिकता हो। मतलब यहाँ पर भाजी जैसी सामान्य चीज़ भी बहुत ये वही भाव में मिलती है जिस भाव में खाजा जैसी महंगी और बड़ी चीज़ भी एक ही भाव में मिलती हो। महंत कहता है कि ऐसी नगरी में रहना नहीं चाहिए। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भर जाता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी मुझे आपके साथ नहीं आना, मैं तो यहाँ पर रहूँगा। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर हर चीज़ एक समान मिलती हो। महंत कहता है, देख बच्चा पीछे पछताएगा, मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। अब गुरुजी जो महंत दास है वो उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसी नगरी में तो रहना उचित नहीं है क्योंकि कभी भी पछताना पड़ जाए। इससे अच्छा मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन जाते जाते अपने शिष्य को कहते हुए जाते हैं कि बच्चा कभी संकट आ जाए तो मुझे याद करना मतलब बुला लेना। महंत जी है वो यहाँ की व्यवस्था देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर लंबे अरसे तक रहना उचित नहीं है। क्योंकि जिस राज्य का राजा महंगी चीज़ और सस्ती चीज़ में फ़र्क नहीं समझता या फिर 2 अलग अलग चीज़ों के बीच में कोई फ़र्क नहीं समझता, ऐसा राजा कब क्या कर दे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे देखते हैं। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। गोवर्धन दास को यहाँ से जाना नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ओहो इससे अच्छी जगह तो कोई मिल ही नहीं सकती जहाँ पर इतनी सस्ते में हम अच्छे से खाना खाकर रह सकते हैं। अब तीसरा दृश्य खत्म होता है, एक चौथा दृश्य शुरू होता है। ये दृश्य तब शुरू होते हैं जब नई जगह होती है। जैसे जैसे जगह बदलती रहती है दृश्य बदलते रहते हैं। राज्यसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है। अब होता यह है कि चौथा दृश्य शुरू होता है। राजा का दरबार लगा हुआ है। सब लोग राजा के दरबार में जो लोग आते हैं वो सब राजा की राज्यसभा है जहाँ पर राजा का दरबार भरा हुआ है। राजा, उसके मंत्री, उसके सिपाही, उसके नौकर, जो कोई भी है वो वहाँ पर अपने यथास्थान अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और वहाँ पर पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि दुहाई दे, दुहाई मतलब हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो राजा कहते हैं, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय करो या फिर न्याय हो। राजा बोलता है कि भाई क्या हुआ? तो फरियादी कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने से मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, अब मुझे न्याय दो। राजा कहता है अच्छा। ऐसे भी राजा का दरबार हर रोज़ इसीलिए भरा जाता है कि राजा अपने राज्य के जो भी प्रश्न है वो अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करके उसको अच्छे ढंग से निपटा पाए। राजा कहता है कि अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। जिसकी कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, जिस व्यक्ति की दीवार गिर गई उसके लिए उसे बुलाया जा रहा है।
नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाता है। राजा कहते हैं, क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अब राजा कहता है कि भाई इसमें कल्लू की तो कोई गलती नहीं है। इसलिए कि राजा कहता है, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा कहता है, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है, महाराज मेरा कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। चूना जो दीवार बनाने के लिए जो सीमेंट और रेत मिलाकर उस डालते हैं ना, उसके अंदर वापस चूना भी थोड़ा डाला जाता है जिससे अच्छा प्लास्टर हो। राजा कहता है, अच्छा उस चूने वाला को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। चूना कमज़ोर हो गया। तो बिस्ती भी मतलब यहाँ पर हर एक व्यक्ति कोई ना कोई रीज़न दिखाकर, वजह दिखाकर यहाँ से निकल रहे। अब चूने वाला कहता है कि बिस्ती ने ज़्यादा पानी डाल दिया इसलिए चूना बिगड़ गया। राजा कहता है, अच्छा उस बिस्ती को लाओ। और चूने वालों को निकाल कर बिस्ती जो पानी धोने का काम करता है, जो कुएं से या तालाब से पानी भर ला कर जिन जिन लोगों को पानी की ज़रूरत होती है उन लोगों को पानी देता है। राजा कहता है, क्यों बिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? अब राजा पूछता है कि भाई क्यों तूने इतना पानी डाल दिया ताकि वो दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? बिस्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक जो चमड़े से बनती है ना, चमड़े से मशक बनाई जाती है, जो पीछे से बहुत बड़ी होती है और आगे से थोड़ी सिकुड़ी हुई रहती है कि जिसके अंदर से पानी भरकर जहाँ जहाँ पर पानी देने की ज़रूरत हो वहाँ पर दिया जाए। तो राजा कह रहा, अच्छा कसाई को लाओ, बिस्ती को निकालो। अब कसाई तो क्या है, किसी भी प्राणी को मार कर उसकी चमड़ी में से मशक बनाता है। अब वो क्या कर सकते, यहाँ पर देखते हैं कि राजा क्या कहता है। नौकर बिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा कहते हैं, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई कहता है, महाराज गदड़िए ने टके सिर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथों बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। अब कसाई भी कहता है कि उस भेड़ बकरियों वालों ने मुझे तके सिर के भाव में ही इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कि उससे जो चमड़ा निकला उससे से मशक बड़ी बन गई। राजा कह रहा, अच्छा कसाई को निकालो, गदड़िया को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गदड़िया लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों गदड़िया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बनाई? राजा कहता है, क्यों गदड़िया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गदड़िया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। अब गदड़िया भी उसने कोतवाल पर डाल दिया बात कि महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी इसलिए मुझे बड़ी और छोटी भेड़ में कुछ फर्क ही नहीं, ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए मेरा कुछ कसूर नहीं है। अच्छा इसे निकालो, कोतवाल को पकड़ के लाओ। गदड़िया के निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर लाया जाता है। राजा कहते हैं, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गदड़िए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल कहता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। मंत्री कहता है, आप यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से कहता है, कोतवाल से, नहीं तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा कहता है, हाँ यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल कहता है, महाराज। राजा कहता है, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। यहाँ पर चौथा दृश्य खत्म होता है। यहाँ पर ये जो राज्यसभा का दृश्य है तो बहुत देखने और समझने लायक था, क्योंकि बात शुरू हुई थी दीवार गिरने से, बकरी मर जाने पर, और ख़त्म होती है कोतवाल को फांसी देने पर। वो कोतवाल का दीवार से या बकरी से या फरियादी से किसी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन राजा सब लोगों की बात सुनकर, मानकर
एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लाता है, दूसरे को पकड़कर तीसरे को पकड़ दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ने का हुक्म देता है। ऐसे करते करते सब लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो आखिरकार बात कोतवाल पर आ गई और कोतवाल को ऐसा बताया गया कि अब तुम्हें यहाँ से फांसी मिलेगी। बात यह है कि यहाँ पर हमने चौथे रस्सी में देखा कि राजा कितना मूर्ख है। उसे ये भी नहीं पता कि दीवार गिरने की वजह कोतवाल कैसे हो सकता है, या फिर वो भेड़ बेचने वाला कैसे हो सकता है। वो कोतवाल, भेड़ बेचने वाला, मशक बनाने वाला, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गदरिया, ये सब जिसको दरबार में बुलाया गया वो सब कैसे जिम्मेदार हो गए, क्योंकि यहाँ का राजा जो है वो मूर्ख है, उसमें कुछ अक्ल नहीं है। वो राजा तो सिर्फ नाम का है, क्योंकि उसके अंदर कुछ राजा जैसे गुण नहीं है, इसलिए वो एक किसी की दीवार गिर जाने से जो बकरी मर गई उसके लिए फांसी की सज़ा दे रहा है, वो भी कोतवाल को, जिस कोतवाल को इस घटना से ही कुछ लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं 5वां दृश्य। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास कहता है, अब वहाँ पर स्थिति ऐसी होती है कि चौथे दृश्य में हमने देखा कि कैसे राजा अपने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार कर देता है। अब 5वां दृश्य शुरू होता है, वहाँ पर कोतवाल को फांसी देने की बात चल रही है। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज के थोड़े ही है कि कुछ डर हो। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। अब ये होता ही है कि गोवर्धन दास जो जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा है, वो उसे वहाँ पर आकर वो अपने मन में ये सोच रहा है कि नाहक हमारे गुरुजी मुझे यहाँ से चला जाने के लिए या फिर रुकने के लिए मना कर रहे थे। कितना अच्छा देश है, माना कि बुरा है, पर हमें क्या, हम क्यों राजकाज के आदमी थोड़ी है कि हमें किसी का डर होगा। और उसी वक्त 4 सिपाही आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। पहला सिपाही कह रहे, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर कहता है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ते हो? जब भी राजा के सिपाही किसी को पकड़ते हैं तो सबसे पहले डर लगता है कि भाई हमने क्या किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर हमें ये सज़ा किस बात की। दूसरा सिपाही कह रहे, आप बड़े मोटे हो इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास कहता है कि मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती, मतलब हंसी नहीं की जाती, मतलब साधुओं से मजाक नहीं की जा सकती। पहला सिपाही कहता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते होके, क्या कहते हो, सीधी तरह चलते होके घसीट कर ले जाए। ऐसा कह कि तू सीधी तरह से तो हमारे साथ चलता है या फिर घसीट के ले जाए, क्योंकि राजा के सिपाही है। राजा ने वहाँ पर से हुक्म दिया है क्या कि किसी को पकड़ के ले आओ, और वो बात हम आगे देखेंगे। गोवर्धन दास कहता है, बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात की फांसी पर चढ़ाना चाहते हो। गोवर्धन दास कहता है कि आप लोग मुझे बिना किसी वजह के क्यों फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। देखो यहाँ पर अब गोवर्धन दास को भी पता चलता है कि उसे क्यों पकड़ कर ले जाया जा रहा है। पहला सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। क्यों? उस दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, इसके लिए कोतवाल को फांसी का जो हुक्म हुआ था उसकी बात है। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। अब देखो यहाँ पर सब लोग मूर्ख भरे पड़े हुए हैं। फांसी का फंदा छोटा बड़ा जैसा भी करना चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग, यहाँ के राजा ही मूर्ख है, इसलिए उसने क्या किया, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज को अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। और एक तरफ बकरी मर गई है, उसका न्याय ये हो रहा है यहाँ पर कि कोतवाल को फांसी देने की बात चल रही है। फांसी दी गई, लेकिन रस्सी बड़ी होने के कारण और कोतवाल दुबला पतला इसलिए उसे छोड़ दिया गया, और ऐसा कहा कि इस फंदे में आ जाए, फांसी के फंदे में आ जाए, ऐसे किसी आदमी को ले आओ। अब ये लोग पकड़ कर यहाँ पर गोवर्धन दास को ले जा रहे हैं।
यहाँ पर राजा ये कहता है कि अगर हमने किसी को सजा न दी तो फिर न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। 5वां दृश्य दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है। अब स्मशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी। और गुरुजी आते हैं। गुरुजी ने कहा था ना कि जब कभी मुसीबत आए, संकट आ पड़े तो मुझे याद करना। महंत कहता है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। अब गोवर्धन दास को लगा कि मेरे जो गुरुजी थे वो मुझे सही कह रहे थे कि इस नगरी में रहना, लंबे समय के लिए रहना उचित नहीं है। अब वो कहता है कि महाराज मुझे बचाइए, क्योंकि यहाँ पर किसी की बकरी दब गई है, इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। महंत कहता है, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। महंत कहता है कि मैंने तो भाई तुझे पहले ही कह दिया था कि इस नगरी में रहना कोई खतरे से खाली नहीं है। गोवर्धन दास कहता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल है। यहाँ पर एक बात सीखने लायक है कि कभी भी हमें गुरु का कही हुई बात को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना होता है। महंत कहता है, कोई चिंता नहीं नारायण, सब ठीक करेंगे। नारायण मतलब भगवान, विष्णु भगवान। भौहें चढ़ाकर सिपाही से, सुनो, मुझे अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही कहता है, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास कहते हैं, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत कहते, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहते हैं, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, अब सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ पड़ते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। सिपाही कहते, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं, यह क्या गोलमाल है। अब राजा, मंत्री और कोतवाल तीनों आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, अब क्यों ऐसे हल्ला कर रहे हो, शोर कर रहे हो। क्योंकि अब महंत ने अपने शिष्य के कान में कह दिया था कि तू भी फांसी पर चढ़ने की जिद कर और मैं भी फांसी पर चढ़ने की जिद करता हूँ। सिपाही कहता है, महाराज, अब सिपाही ने जान लिया कि ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों हल्ला कर रहे हैं। सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। महंत जी ने गोवर्धन दास को जैसे समझाया था वैसे वो दोनों आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं। तो सिपाही कहते हैं, महाराज ये दोनों आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए कहते हैं। राजा गुरु से कहता है, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत कहते हैं, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री कहता है, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण नहीं तो दीवार गिर जी। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी। राजा को फांसी पर चढ़ा दे और पर्दा गिरता है। महंत जी ने अपने शिष्य को समझा दिया था कि तू फांसी पर चढ़ने की जिद करना, मैं भी करूँगा। और उसके साथ साथ कोतवाल, मंत्री, राजा सब लोग फांसी पर चढ़ने की जिद करते हैं। और राजा कहता है कि आप लोग, जब मैं जीवित हूँ तब आप लोग कैसे फांसी पर चढ़ सकते हैं। और राजा खुद फांसी पर चढ़ जाता है और पर्दा गिर जाता है। यहाँ पर यह नाटक जो होता है वो समाप्त होता है। यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है, एक कि गुरु की बात को कभी टालते नहीं, दूसरा हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, तीसरा जहाँ पर न्याय का शासन न हो वहाँ पर रहना उचित नहीं है, चौथा कभी भी हमें जहाँ पर अव्यवस्था हो ऐसी जगह पर ज़्यादा रुकना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर न्याय नहीं हो रहा है तो हमें कोई ना कोई उपाय निकालकर वहाँ से बच जाना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।